तकवा ज्वेलर्स एलएलपी मुंबई का वो ब्रांड जो आपको देता है 100% बायबैक गारंटी, साथ साथ लाजवाब डिजाइन का कलेक्शन। टर्किश, दुबई, राजकोट डिजाइन के लिए जाना जाता है। तकवा ज्वेलर्स एलएलपी, खालिद जेवरात और 100% बायबैक गारंटी हमारी पहचान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, दीवान ख़ास में आपका खैर मकदम है। जश्न मुमरा के तहत ये महफ़िल दीवान ख़ास की छठी किस्त यहाँ सजाई गई है कि शहर मुमरा में कई समाजी और फलाही तंजीमें सरगर्म हैं जिनका दायरा कार मुमरा और अतराफ़ में हैं, और ऐसी भी कई तंजीमें हैं जो न सिर्फ मुमरा बल्कि रियासती सतह पर बल्कि कौमी सतह पर काम कर रही हैं, और इन्हीं में उम्मीद फाउंडेशन का नाम शामिल है। तो आज के हमारे ख़ास मेहमान उम्मीद फाउंडेशन के बानी और सदर जनाब परवेज़ फ़रीद साहब हैं। परवेज़ साहब, दीवान ख़ास में आपका इस्तकबाल है कि उम्मीद का ये दायरा कार कितना फैला हुआ है। लेकिन इनकलाब की ये पहल काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने मुमरा में इस किस्म का प्रोग्राम जो है यहाँ पर मुनक़िद किया, और मैं बहुत सारी दुआओं के साथ इनकलाब को और भी इस किस्म के प्रोग्राम करने की जो है वो हमेशा दावत भी देता रहूँगा, और पुरज़ोर यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह हम तमाम लोग मुमरा के इनकलाब के साथ इंशाअल्लाह हमेशा से। उम्मीद के ताल्लुक़ से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही छोटा सा इदारा हमने मुमरा से शुरू किया। दरअसल मेरे बड़े भाई का लड़का जो है दिमागी माजूर रहा, उसको ही लेकर थोड़ा मैं काफ़ी परेशान रहा, जिसके तहत ये उम्मीद की जो है हमने शुरुआत की मुमरा में। अब आलमिया ये है कि आज हम अल्लाह का शुक्र है कि 3 स्टेट में काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे दिल्ली एनसीआर में, जम्मू कश्मीर में और महाराष्ट्र में, जहाँ पर तकरीबन 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो है प्रेजेंस है। काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है एजुकेशन और हेल्थ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वर्क कर रहे हैं। आपने बताया 3 रियासतों में, और एक कटिंग मेरी नज़रों से गुजरी जो इंडियन आर्मी की एक ख़बर है, और उम्मीद फाउंडेशन ने कोलैबोरेट किया था, उनके साथ इश्तराक किया था। कश्मीर के किसी सरहदी गांव में आपने वहां पर स्पेशली उन बच्चों के लिए उम्मीद ने ये काम किया। तो मेरे लिए एक खुशी की बात ये मुझे लगी कि हमारे शहर मुमरा से एक तंजीम जो इतनी दूर एकदम मज़ाफ़ात में जाती है और उसे इंडियन आर्मी बुलाती है, तो ये मुमरा के लिए तो फ़ख्र की बात है, और महाराष्ट्र के लिए भी। तो ये कैसे आप वहाँ पहुँच गए? जी, दरअसल जब ये कहते हैं ना कि आदमी जब काम करते रहते हैं तो डेफिनेटली लोग किसी ना तरह से आप अप्रोच करते हैं, यहाँ तक मदऊ करते हैं। ऐसा ही हुआ कि हमारे एक बहुत करीबी साथी हैं एजाज़ रशीद साहब, जो एक एनजीओ के ज़रिए मुझसे मिले, और उसके बाद जब जाहिर सी बात है कि उम्मीद ने जब काम की शुरुआत की, यानी माजूरों की, ये काम इस तरह से फैलने लगा कि इसमें किसी की कोई सही मानों में कोई यानी कोई गाइड नहीं करता, कोई रहनुमाई नहीं करता इस काम के लिए। तो जाहिर सी बात है जब हमने इसकी शुरुआत की तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने वहाँ तस्कीरा किया, हमारे कुछ आर्टिकल्स वहाँ शो किए गए, इंडियन आर्मी इतनी ज़्यादा इंस्पायर हो गई। उन्होंने कहा सर, चूँकि ये एक ऐसा सरहदी इलाका है कि जहाँ पर जाहिर सी बात है मुसलमान ही लोग रहते हैं और बड़ा हसास इलाका है, तो सर हम आपको मदऊ करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर आइए। और माजूरों का इतना बड़ा यानी शोबा यहाँ पर है, इतने ज़्यादा लोग हैं कि कोई रहनुमाई नहीं है यहाँ पर, और चूँकि वहाँ पर बॉर्डर एरिया की होने की वजह से सर कोई भी जो है एनजीओज़ नहीं जाती है वहाँ पर, काफ़ी डरते हैं, यानी कि बॉर्डर एरिया है, ना जाने क्या हो सकता है। जब मुझे मदऊ किया गया तो तंगदाड़ एक एरिया है सर जहाँ मैं वहाँ पे शामिल हुआ। मैं जब गया सर, मुझे देखकर एक अजीब सा लगा, चूँकि ऑलरेडी उन्होंने तकरीबन 250-300 बच्चों को बुला कर रखा था ऑलरेडी पेरेंट्स के साथ में। मुझे इंटरेक्ट का मौका मिला, उनको मैंने अलग अलग माजूरियत के बारे में समझाया, इनकी अफादियत बताई, इनकी स्कीमात के बारे में बताया, इनके डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को समझाया, और बताया सर ये समाज से बिल्कुल अलग नहीं है, इनको अलग ना रखा जाए, इनको शामिल किया जाए। जिसमें एक लड़कियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी जो बोल सुन नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, दिमागी माजूर भी बच्चे थे, बट एक अलग सा आलमिया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज यानी आने वाले नए एकेडमिक ईयर्स में इंडियन आर्मी के साथ में बड़े पैमाने पर जो है हम लोग स्कूल शुरू करने जा रहे हैं सर, जहाँ पर वो स्पेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो ज़िम्मेदारी ले रहे हैं कि भाई इसको किसी तरह से हम ऑपरेट करें। मैं इतना ही कहूँगा सर कि जिस इलाके में सरहद में मैं गया था, हार्डली 30 फीट के फासले में हमें पाकिस्तान नज़र आ रहा था, जहाँ पर उनकी गाड़ियाँ गुजर रही थी। उन्होंने वहाँ पर भी मुझे ले गए, सर देखिए ये पूरा इलाका है जहाँ पर बेसिकली उम्मीद को काम करना है। तो हमने भी
इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया माशाल्लाह, और मुझे कहते हुए ये भी फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ये तमाम आप ही लोगों की मोहब्बत है, मुमरा वालों की भी, और बम्बई वाले ख़ास तौर पे जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो माशाल्लाह कुछ ही महीनों में उम्मीद की शुरुआत नए ब्रांच की वहाँ पर हो जाएगी तंगदार में सर। परवेज़ साहब, गुफ्तगू के आगाज़ में आपने बताया और बड़ी जज्बाती बात है वो, आपने कहा कि आपके भाई का बच्चा यानी आपके भतीजे को आपने देखा और आपने वो महसूस किया उस दर्द को या उस मसले को, आपने उस मसले को देखा और समझा और ये जाना कि आज हमारे घर में एक बच्चा है और उसके बाद कि समाज में ऐसे बच्चों के लिए क्या हो सकता है। तो जिस वक्त आपने ये महसूस किया, और जाहिर सी बात है कि आप किसी एक प्रोफेशन में होंगे, और अब जहाँ तक मेरे इल्म में है ये बात कि आप आईटी इंजीनियर हैं, तो आप उस वक्त आईटी इंजीनियर थे और आपने समाजी कामों में जो है आपने कदम रखा और स्पेशल एबल्ड बच्चों के लिए आपने काम की शुरुआत की। तो ये वो सफ़र 2010 में शुरू हुआ, ये कैसे आपने किया? अब जाहिर सी बात है कि आप तो आईटी इंजीनियर हैं, आपका समाजी कामों से कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई इल्म नहीं है, तो आपने वो सफ़र कैसे शुरू किया? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जो समाजी खिदमत का जज्बा रखते हैं और वो किसी मसले को देखते हैं और चाहते हैं कि इसे हल किया जाए, तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो पहला कदम कैसे उठाएं। तो इस हवाले से कि आपके इस सफ़र से मैं ये जान पाऊँगा और हमारे नाजरीन ये जान पाएंगे कि ये कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले तो सर बता दूं कि जब मैं 18 ईयर्स का था तभी हमने एक स्कूल की शुरुआत कर दी थी। एक शीलफाटा एरिया है जो अब तो नज़दीक नज़र आता है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 साल पहले क्या अलमिया होगा। वहाँ पर मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि चूँकि डिस्टेंस काफ़ी बड़ा था, लोग पढ़ाई करने कौसा तक आते थे, काफ़ी लोगों के एक्सीडेंट हो जाते थे, तो रफ़ीका हाई स्कूल के नाम से हमने शुरुआत की, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों जो है शोबे चलाए जाते हैं, हमारे बड़े भाई चलाते हैं, उसकी शुरुआत की। और जब ये माजूर बच्चे को हमने देखा अपने घर में, सर मैं बताऊंगा आपको कि हकीकत यही है कि कोई भी जल्दी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं रहता। मैं पूरे ठाना शहर मुंबई तक मराफ़ात में जाकर घूमा, तो कहने लगे कि सर ये एडमिशन मुमकिन नहीं है, आपको काफ़ी वेट करने पड़ेंगे, 3-3 साल 4-4 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसा क्या शोबा है कि माजूरों का कि हम खुद नहीं शुरू कर सकते हैं। तो बस यही सोचकर, चूँकि आईटी फील्ड का भी रहा, एक जज्बा था कि क्यों ना हो उसकी शुरुआत की जाए। तो सर हमने एक छोटे से मदरसे को रिक्वेस्ट की कि भाई आपका किचन हमें दे दीजिए इस इदारे को चलाने के लिए। चूँकि उस वक्त पैसे नहीं थे, मैं खुद जो है वो स्कूलों में जो है कंप्यूटर सिखाया करता था, एक छोटी सी आमदनी थी, उससे इसकी शुरुआत की सर। और आज आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें गवर्नमेंट ने जगह अलाउ किया है सर, ठाणे महानगर पालिका ने हमें एक अच्छा खासा स्पेस दे दिया है इस स्कूल को चलाने के लिए। और बस जो मैंने अर्निंग की वो पैसा मैंने इसमें स्टार्ट किया। जाहिर सी बात है कोई इदारे को शुरू करने के लिए अपना जान माल सब लगाने की ज़रूरत है, तो उससे शुरुआत कर दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तनावार दरख्त वो बन चुका है सर। तकरीबन 350 से ज़ायद बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये टोटल सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही है सर। जब मैंने शुरू की मुफ्त में तो कुछ लोग मजाक उड़ाते भी हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, समाज है, हर एक की अपनी एक सोच होती है। लेकिन मैंने इतना ही समझा कि अगर आपकी नीयत हो, काम करने का जज्बा हो, तो इंशाल्लाह पूरी तरह अल्लाह की मदद आपके लिए उतरती है। और यही वजह है कि आज पूरी तरह से 350 बच्चों से जो हम माशाल्लाह बच्चों को आरास्ता कर रहे हैं, जिसमें फ़िज़ियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, यानी उनके एक तरह से पूरा रिहैब सेंटर है सर वो, जहाँ पर बच्चे तालीम के साथ साथ समाजी खिदमत हर चीज़ सीखने के साथ साथ सर एक बेहतरीन जो है उनको हम लोग मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छे प्लेसमेंट की तरफ रजू करते हैं। आज हमारे बच्चे बीएड कर रहे हैं, 100% नाबीना बच्चे हैं जो बीएड कर रहे हैं। कई बच्चे हैं जो रिलायंस मॉल में काम कर रहे हैं, 15,000 तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं। कई बच्चों की शादियाँ हो गई है उनको ट्रेनिंग के साथ साथ, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स माशाल्लाह हमारे स्कूल में सर देखने मिलते हैं सर। ये 350 बच्चे, ये फर्स्ट टू 10 यानी पहली से लेकर 12वीं तक के तो ये आपके स्पेशल स्कूल में ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने सवाल किया था वो यही था कि आपने बता दिया कि आपने पहले उसमें इन्वेस्ट किए पैसे, इन्वेस्ट नहीं मैं तो कहूँगा ये अतिया किए, और उसके बाद मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये फंडिंग का जो असल मैं मौजू पर आ रहा हूँ
कि फंडिंग के लिए आज तो माशाल्लाह उम्मीद फाउंडेशन जो है वो CSR इनिशिएटिव्स लेती है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां आपके साथ आती हैं, इंडियन आर्मी हो, इंडियन ऑयल हो, ONGC हो, ऐसी कई कंपनीज़ ने आपकी पहल में माली आपकी ताउन किया है। तो ये जो मरहला है कि ज़ीरो से लेकर हीरो तक, मैं इसे कहूँगा कि ज़ीरो से लेकर हीरो तक बनने के लिए ये कैसे आपने किया कि आप तक कंपनियां जो हैं वो आ रही हैं? सबसे पहले तो ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि सर कंपनी के अपने अपने एक सिस्टम, एक प्रोसेस होता है। वो कोई एजुकेशन पे वर्क करता है, तो कोई हेल्थ में काम करता है, तो कोई जो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करते हैं। तो सर उम्मीद सिर्फ स्कूल ही नहीं चलाता। उम्मीद जो है, अब पुलवामा में हमने एक हॉस्पिटल बना दिया है सर, उसको ONGC ने सपोर्ट किया, यानी ये इक्विपमेंट हमने प्रोवाइड किया। हमारे एक साथी ने स्ट्रक्चर बनाया, हमने इक्विपमेंट दिया। उसी तरह से इंडियन आर्मी के साथ सर हमें ONGC ने सपोर्ट किया। तो ONGC जो है एक सर ये मच्छल बॉर्डर का एरिया है जहाँ पर हमने टेलीमेडिसिन का प्रोजेक्ट किया। असल में इसमें कंपनीज देखती है कि आपके पास ऐसे क्या नए आइडियाज़ है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये बात मैं कहूँ कि एक मच्छल सर एक ऐसा बॉर्डर एरिया है जहाँ पर 80 किलोमीटर के दरमियान में एक भी क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है सर। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए सर, तो कुछ साथी मिलकर कंधे पर उठाकर उसे कुफारा ले जाते हैं। तकरीबन 8 घंटे का सफ़र तय करते हैं गोद में उठा करके, यानी कंधे पर उठा करके। और ऐसे में सर अगर कोई औरत अगर बीमार पड़ जाए सर, वो कह रहे थे मुझे, जब मैं गया वहाँ पर बड़ा शॉकिंग वाला था कि सर यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, बर्फ़ भी होती है, कोई प्रोसेस नहीं है। बैरकैफ तो इंडियन आर्मी को हमने एक प्रोजेक्ट दिया कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ टेलीमेडिसिन का प्रोजेक्ट शुरू हो, जहाँ ऑनलाइन डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, एक एम्बुलेंस दे। और इंडियन आर्मी माशाल्लाह वो कैटर करती है। इंडियन आर्मी के ज़रिए एक हॉस्पिटल हमने साई भी बनाया। ऑनलाइन डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी पे बेस पे पेशेंट सामने आते हैं, वहीं पर ही उनको 7 डेज़ की दवाई सर मिल जाती है उसी मशीन के ज़रिए। जिस तरह से ATM से हम पैसे एक्सेस करते हैं, उसी तरह से इस मशीन के ज़रिए उनको दवाई मिल जाती है। तो सर जो बात कर रहे हैं CSR की, तो ये बिल्कुल प्रोजेक्ट्स सेपरेट हैं जो हम लोग वर्क कर रहे हैं। उसी तरह से मुमरा में जो हम लोग काम कर रहे हैं उम्मीद के जो स्कूल को लेकर, सर मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि तनख्वाहों के लिए कोई पैसे नहीं देता। एक चैलेंजेस वाली बात है। लोग समझते हैं कि CSR आ रहे तो काफ़ी पैसे आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। CSR जो है पर्टिकुलर वो इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए पैसे देती है। तो उम्मीद जो यहाँ बिल्ड हुई है, हमने तकरीबन कुछ नहीं तो 8 से 10 लाख रुपए के तो सिर्फ स्पीच थेरेपी रूम बनाए हैं। इसको ICIC ने हमको सपोर्ट किया। और एक लैंग्वेज लैब बनाई है जो माजूर बच्चे होते हैं या जो नाबीना बच्चे होते हैं सर, एक जॉस करके एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको एक कंपनी ने सपोर्ट किया कि हमने सॉफ्टवेयर ख़रीदा। उसी तरह कंप्यूटर्स किया। ब्रेल जो है एक प्रिंटर लाया, ब्रेल प्रिंटर आप समझ सकते हैं, जो डॉट के ज़रिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज एक ऐसा सेंटर सर वाहिद बन चुका है मुमरा का, अगर IS लेवल का बच्चा भी स्पेशल जो आकर यहाँ पर पढ़ाई करना चाहता है सर, तो माशाल्लाह हमारे कंप्यूटर सेंटर में आकर पढ़ाई कर सकता है। तो इक्विपमेंट के लिए हमें CSR से काफ़ी मदद हो जाती है, जो आज फुलफिल है हमारे पास। यानी अभी हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो नीड्स है वो तनख्वाहों को लेकर के हैं। तो ये प्रोसेस ऐसा होता है कि एक तो आपके डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर होने चाहिए। CSR में डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर होने चाहिए कि जैसे आपके पास में सर्टिफिकेशंस क्या है ना, और आपके पास आइडियाज़ क्या है, आप किस तरह से लोगों को कैटर करते हैं। यानी स्कूल के अलावा हम बाहर के माजूर बच्चों को भी जो है ना वो कंप्यूटर सिखाते हैं, वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, स्पीच थेरेपी देते हैं। तो स्कूल के अलावा भी बच्चे आते हैं, तो उन्हें बड़ी मुसरत महसूस होती कि आप सर आपके इक्विपमेंट देने के बाद आप इतने सारे बच्चों को आप कवर कर रहे हैं। तो सर आज भी हमारे पास तकरीबन 70 से 80 बच्चे वेटिंग पर है सर। यानी अफसोस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास ये जो स्पेस गवर्नमेंट ने दी है ये भी नाकाफ़ी है, चूँकि लैब एक ही हमारे पास, कंप्यूटर लैब भी एक ही है, टीचर्स उतने ही हैं, उसी तनख्वाहों में हम उनको एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन इसकी वजह से माशाल्लाह सर कारपोरेट काफ़ी जो है वो कहते हैं कि सर हम आपको बिल्कुल इसमें ताउन करना चाह रहे हैं। अब जाकर हमने डॉक्यूमेंट फुलफ़िल करने के बाद, जिसमें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा नाजरीन को, ये बहुत ज़रूरी है कि देखिए जज्बा अपनी जगह पर है, कई ऑर्गेनाइजेशंस जो है बहुत तेज़ी के साथ बनते हैं, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं करते हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये रहता है कि यानी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है।
तो चैलेंजेस यहीं पर आती है कि सर पैसे लगाए कौन। कुछ वक्त तक तो हम लोग अपने जेब से लगाते हैं, लेकिन एक लेवल ऐसा आता है कि अखराजात काफ़ी बढ़ जाते हैं। और शोबा इतना बड़ा है सर ये, क्योंकि हर एक की अपनी नीड्स है। एक तरफ बेवाएँ नज़र आती है, एक तरफ माजूर है, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, एक तरफ मरीज़ नज़र आते हैं, उनको दवाई देनी पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। उसमें से उम्मीद का जो सबसे बड़ा काम ये भी है सर कि माशाल्लाह हम लोग 5 रुपीज़ में खाना खिलाते हैं पिछले 3 सालों से। कुछ नहीं तो तकरीबन जहाँ हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है मैस्को का, बिल्कुल ये काफ़ी बहुत ही बड़ा ऐसा एरिया है जहाँ पर यानी स्लम्स जिसको आप कह सकते हैं। तो सर सिर्फ 5 रुपए में हम खाना देते हैं। वो भी इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें यह एहसास नहीं हो कि हमें मुफ्त में खाना मिलता है। तो 5 रुपए में अल्हम्दुलिल्लाह 450 से ज़ायद लोगों को हम खाना दे रहे हैं। तो फिर मैं उस टॉपिक पर आ रहा हूँ कि आपके CSR पे अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी हो, डॉक्यूमेंट क्लियर हो, जैसे जिसमें ATG 12AA, आपका रजिस्ट्रेशन, ऑडिट रिपोर्ट और ख़ास तौर पे FCRA 1, और FCRA तो खैर ये बाहर की फंडिंग के लिए है, लेकिन CSR फॉर्म नंबर 1 होता है जो बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करता क्या है बेसिकली सर, हमें किसी को यानी किसी ने हमें गाइड नहीं किया, लेकिन हम लोग कंप्यूटर्स पे सर्च करते हैं कि अपने एतराफ़ में किस किस कंपनी ने जो है यहाँ पर सोर्स की है, फंडिंग्स दी है। तो उसको किसी तरह से रिसर्च करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, वो मांग क्या रहे हैं, वो क्या ऐसा नया आइडियाज़ मांग रहे हैं, और उस नए आइडियाज़ के बेस पे हम लोग प्रपोजल सबमिट करते हैं। जैसे हमने 1.5 साल पहले अजीम प्रेम जी को एक फ़ाइल सबमिट की थी कि हम जो है यहाँ एक स्कूल रन कर रहे हैं, तो हमें जो है वो इस प्रोसेस के लिए कुछ पैसे दे दें। तो पहली वाहिद अजीम प्रेम जी ऑर्गेनाइजेशन हमें मिली जिन्होंने हमारे यहाँ विज़िट भी की। वो कह रहे हैं सर आपके एक्सपेंसेस का हम 33% आपको देने में आम इंटरेस्ट। धारणा या एक नज़रिया ये या एक खाम ख्याली भी मैं इसे कह सकता हूँ कि लोग कहते हैं कि हमारे एरियाज़ में काम करने वाली तंजीमों को फंडिंग में दिक्कत आती है, या उनके लिए मसाइल हैं, या वो जाते तो हैं लेकिन उनको वैसा रिस्पांस नहीं मिलता। मैं आपका ज़ाती तजर्बा जो है वो जानना चाहूँगा कि आपके साथ में कैसा रहा ये मामला, और ये क्या ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ इसमें कितनी सदाकत है? देखिए सच्चाई तो सही मानों में ये है कि अगर आपकी आइडियाज़ बेहतर हो और आपके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो, तो सर ये बिल्कुल कैटर नहीं करता कि आप किस इलाके में और क्या काम कर रहे हैं। जैसे आज हम लोग दिल्ली में भी NCR में काम कर रहे हैं, कश्मीर में काम कर रहे हैं, जबकि मुमरा में रहकर यहाँ से हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप क्या मांग रहे हैं और किसके लिए मांग रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा यानी ये बात कहते हुए ठीक नहीं लगता है, लेकिन हमारे पास इवेंट वाले प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारे पास में प्रोजेक्ट बेस्ड काम नहीं होता। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुस्तकिल तौर पे हम खाना खिला रहे हैं, एक प्रोजेक्ट्स है। उम्मीद स्कूल चला रहे हैं, एक प्रोजेक्ट्स है। कश्मीर में हम वर्क कर रहे हैं, हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट्स है। हमारे जितने काम होते हैं वो इवेंट बेस्ड होते हैं, यानी हमने एक प्रोग्राम कर लिया, हम समझते हैं उसके लिए फंडिंग मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होती है। तो चैलेंजेस यहाँ ये है कि वो ये बिल्कुल नहीं देखते हैं कि आप क्या मुस्लिम अक्सरती इलाकों में रह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं देखते हैं। मैं आपको सर मैं आपको बिल्कुल ये बता रहा हूँ कि जैसे ICICI बैंक ने हमें पैसा दिया यूनाइटेड वे के ज़रिए, तो मैं आपको बता दूँ कि सर वो कभी आज तक हमसे नहीं मिले। मैंने आज तक फ़ेस टू फेस कभी मुलाकात नहीं की। हमने पूरे डॉक्यूमेंट प्रपोजल सबमिट किए, उन्होंने उनसे हमसे डेटा मांगा, हमने डेटा प्रोड्यूस किया, और जब उन्होंने फंडिंग दी हम डे टू डे उन्हें अपडेट करते थे, डे टू डे, कि भाई कितने बच्चे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या इक्विपमेंट लाया, ये बिलिंग्स है, ये प्रोसेस है, ये हमारा फंडिंग का ट्रांजैक्शंस है, ये पेमेंट हमने खर्चा किया। तो सर इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंसी रखी। यही वजह है सर कि कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन यानी और भी कंपनीज जो है वो सामने से भी हमें कॉल करती है कि सर हम ये आपके नए आइडियाज़ पे काम करना चाह रहे हैं। जैसे अभी हमने कुछ नए आइडियाज़ ऐसे बनाए हैं कि स्किल बेस माजूर को किस तरह से हम करें। तो माशाल्लाह इसमें अंजुमन इस्लाम ने पहल की, एक उन्होंने स्पेस हमें अभी प्रोवाइड कर दिया है मुमरा में, जहाँ स्किल के ज़रिए माजूरों को इंशाल्लाह एम्पावर किया जाएगा और बेवाओं को सर एम्पावर किया जाएगा। तो वहाँ पर जो बड़ी उम्र के जो माजूर अफराद हैं तो उन्हें जो है वो हुनर सिखाया जाएगा या उनको जो है उन्हें बताया हुनर जाएगा? बिल्कुल सिखा करके उन्हें प्लेसमेंट दिया जाएगा बाकायदा, अच्छा, गवर्नमेंट के साथ में। तो जी। ये कितना बड़ा स्पेस है आपको सर ये मिला? तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट है ये सर। कब तक शुरू होगा? ये मुझे लगता है सर इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में एक ऐसा यूनिक सेंटर शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र का ऐसा एक यूनिक सेंटर होगा जिसमें माजूर बच्चे कंप्यूटर सीखेंगे, और मैं बता रहा हूँ आपको कि रिटेल मार्केट करेंगे, मोबाइल रिपेयरिंग सीखेंगे,
और उसी तरह से बेवाओं के लिए भी एक बड़े पैमाने से शोभा होगा सर। ये बेवाओं के लिए हुकूमत की जानिब से तो वजीफ़ा भी मिलता है, लेकिन आपने कहा कि इनके लिए कुछ काम करेंगे, तो वो क्या काम होगा? सर देखिए, अगर अभी जिस तरह मैं आपको बताऊं कि बेवाओं के लिए अक्सर हम लोग ये बड़े खुश हो जाते हैं कि उन्हें अनाज वगैरह देते हैं हम लोग। अक्सर ये प्रोसेस हमारे यहाँ चलता है कि हम उसे अनाज दे देते हैं, हम समझते हैं हम काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें नो डाउट ये भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। लेकिन सर थोड़ा इसको प्रोजेक्ट्स की बेस पे करें कि एक CSR कंपनी क्या देखती है। कंपनी ये देखती है कि आप बेवाओं में क्या कर रहे हैं, यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाह रहे हैं। तो अभी हमारे दरमियान में रिलायंस फाउंडेशन से हमें अप्रोच किया था कि सर आप एक प्रपोजल पुट करिए कि डिजिटलाइजेशंस के ज़रिए आप वुमेंस में क्या एम्पावरमेंट लाना चाह रहे हैं, डिजिटलाइजेशंस के ज़रिए क्या करेंगे। तो ये आइडियाज़ था। अब ये आइडियाज़ पे हमने क्या किया कि हम ऐसे इलाकों में काम करना चाह रहे हैं जिनके हेल्थ को इश्यूज़ को लेकर के किस तरह से इनको सॉल्व करें। तो हमने कहा कि हम टोटल टेलीमेडिसिन का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे और उनके जितने भी वुमेंस के इश्यूज़ है वो वहाँ पर ऑनलाइन आ जाए, हम उन्हें सॉल्व करेंगे और उनकी बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ साथ उन्हें मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से डिजिटलाइजेशन हमने इसको। उम्मीद फाउंडेशन जो है वो माजूर अफराद को और बेवाओं को और जो कमज़ोर समाज के कमज़ोर अफराद हैं उनके लिए आप रहनुमाई का काम करते हैं। वो जो रहनुमाई का काम है वो क्या है और उसका क्या नताइज मिल रहे हैं, तो वो मैं जानना चाहूँगा। किस तरीके से आप करते हैं और माजूर या जो समाज के कमज़ोर अफराद हैं वो किस तरीके से आपकी तंजीम से जुड़ें और किस तरीके से वो मालूमात हासिल करें, वो मुझे बताइए। मैं आपको बता दूं सर कि देखिए, गवर्नमेंट की करोड़ों लाखों की स्कीमात अवेलेबल है। ये सेंट्रल ही नहीं है, स्टेट की भी बहुत सारी स्कीमात हैं। प्रॉब्लम्स यही है कि गवर्नमेंट को कैसे पता चले कि फ़ला जगह बेवा है या माजूर है। अब चैलेंजेस यहाँ ये आता है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स है। हम उम्मीद यही काम करती है कि हम लोग डॉक्यूमेंट के ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रोसेस करते हैं। किसी भी इलाके को करीबी ये एक मास्टर की है सर कि अगर किसी को भी आपको बेहतर वे पे लाना है, उसे आपको एम्पावर करना है, ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस को क्लियर किया जाए। जैसे वजीफ़े की अगर मैं बात करूँ तो बेवा और माजूरीन के लिए कई वज़ाइफ अवेलेबल है। हम करते क्या है, मैं आपको छोटा सा अचीवमेंट बताता हूँ उम्मीद का, कि हमने माजूरों के हर साल ठाणे महानगर पालिका के फॉर्म भरवाते हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमात आती है, चाहे वो कैश की हो, चाहे वो इक्विपमेंट की हो, और ना कि उनकी जो स्पेस गवर्नमेंट देती है, एक तरह का डिसेबिलिटी बूथ देती है माजूरों के लिए। और अभी दरमियान में उन्होंने फ्लैट दिया था, तो कोविड से पहले 2017 में हमने कई माजूरों के फॉर्म भरे थे। फ्लैट दिया था मतलब? यही तो मैं बता रहा हूँ। अभी आप चैलेंज समझ सकते हैं कि 190 लोगों को ठाणे महानगर पालिका ने फ्लैट्स अवेलेबल किए माजूरों को। अब ये हमें कितनी अवेयरनेस है हमें नहीं पता। यानी उन्हें मालिक बना दिया? उन्हें मालिक बना दिया। अच्छा। उसमें से तकरीबन थाना के यानी मुमरा के 21 माजूरीन थे। हमने ज़्यादा तो कोशिश नहीं की, यही की कि फॉर्म भरवाए, उसको फॉलोअप लिया। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह 21 माजूरों को ज़ाती फ़्लैट मिल गए, जिसमें हमारी खुद स्कूल की एक टीचर भी है। ये स्कीम का नाम बताएंगे आप? ये स्कीम का नाम कुछ नहीं था, फ्लैट्स के लिए अचानक उन्होंने कुछ फंडिंग थी, गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स आती रहती है, यानी मुस्तकिल नहीं है? मुस्तकिल नहीं रहती है। अब ये 2017 में आई थी, तो हमने किया तो 21 लोगों को फ्लैट्स मिल गए। 18 हमारे माजूर बच्चों को बूथ मिल गए। अगर आप यहाँ से गुजरे माशाल्लाह तो मुमरा में 21 बूथ मिल गए। तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़ायद माजूरीन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए। ये हर साल होते हैं, बेवाओं के भी होते हैं। बट चैलेंजेस क्या है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, और ख़ास तौर पे UDID कार्ड गवर्नमेंट ने जो इशू किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड, ये अवेलेबल हो, तो बहुत सारी स्कीमात आपके लिए जो है मुंतज़िर है। तो इस पे हम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि देखिए 1 से 2 मरतबा डोनर्स आपको दे सकता है, आप कितना मांगेंगे। और बहुत से ज़्यादा लोग ज़कात और सदक़ात की बद देते हैं, हम उसे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेशन है। लेकिन गवर्नमेंट की वो स्कीमात, CSR वो फंड, मैं अगर आपको कहूँ 1000 करोड़ तो CSR में हर साल उनको बांटने होते हैं। 1000 करोड़ सर, जो आप सोच सकते हैं कि लेने वाले कौन हैं। लेने वाले छोटे छोटे इदारे नहीं होते हैं, वो बड़े इदारे होते हैं। लेकिन वो ऐसे लोगों को तलाश करते हैं कि छोटे इदारे ग्राउंड रियलिटी पे क्या काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी बेवा, किसी माजूर, किसी को भी, यानी सीनियर सिटीज़न भी इवन एक पूरी स्कीमात के अंदर में आते हैं, अगर हम उनके डॉक्यूमेंट के प्रोसेस को शुरू कर दें
बजाय अनाज देने के, मेरा मकसद ये बोलने का नहीं है, लेकिन हम उस पर जो खर्च कर रहे हैं 2000 3000 उसके डॉक्यूमेंट को बनाने के पे खर्च कर दें तो सर उसको लाइफ टाइम उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। यही मैं ख़ास तौर पे बोलना चाहूँगा सर। अभी सेशन से कबल हमारी गुफ्तगू में आपने एक वाक़े की तरफ जिक्र किया था, वो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस यहाँ पर उसको मौजू बनाऊँ, और वो ये है कि आपने किसी मामला बताया कि कोई बच्ची है, वो जहनी तौर से माजूर है, शायद उसके वालिदैन गुज़र चुके हैं, तो अब वो बच्ची का मामला आप तक के आया कि उसकी देखभाल या उसको संभालने का जो काम है, तो समाज में ये मेरे ख्याल से ये कहना गलत होगा कि समाज जो है उनके हुकूक नहीं जानता या उनको वो नहीं देता, लेकिन कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को जो है वो नज़रअंदाज करते हैं। तो उस लिहाज से ऐसे शेल्टर होम या उनके लिए कोई ख़ास घर चलाना ये कितना अहमियत रखता है, और उनको एक मसला ना समझते हुए उनको हम अपने समाज का हिस्सा माने, और उनके जो चीज़ें हैं, उनकी जो रुकावटें उनको आती है, जो महरूमियों की वजह से वो पीछे हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन इन्होंने सवाल कहा। मैं आपको इतना ही बता दूं कि चूँकि एक ऐसा इदारा है ऑर्गेनाइजेशन उम्मीद, कि आज मुझे पूरे हिंदुस्तान से फ़ोन आते हैं सर। मैं सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान से फ़ोन आते हैं। इसलिए नहीं कि वी आर मुस्लिम्स, इसलिए नहीं, इसलिए कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं बच्चों का, जो रिहैब कर रहे हैं, और इसमें अगर मैं ये ना कहूँ तो ये बहुत बेहतर नहीं होगा सर। उम्मीद, चूँकि वर्क तो हम कर रहे हैं, वर्क फोर्स हमारा है, लेकिन जो इदारे इसमें मदद कर रहे हैं सर, अगर उनकी मैं बात नहीं करूँ इस वक्त तो ये मुनासिब भी नहीं रहेगा। बिल्कुल, जो उनकी वो यह हमारी इमदाद है, जैसे ख़ास तौर पे कालसेका ट्रस्ट जो पिछले 7 से 8 सालों से हमें पैसा देता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट है तनख्वाहों के लिए। उसी तरह से WMO है, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, वो हमें तनख्वाहों के लिए पैसा देता है। उसी तरह से मेहता ट्रांसपोर्ट है, मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो हमें पैसा देता है। तो ऐसे कई इंडिविजुअल अफराद भी हैं जो हमें कंट्रीब्यूट करते हैं सर तनख्वाहों के लिए, जिसकी वजह से आज हम लोग इतने बच्चों को कैटर कर पा रहे हैं। और साथ साथ में अफसोस इस बात के साथ मैं कह रहा हूँ सर कि इस किस्म के इदारे पूरे हिंदुस्तान में होने चाहिए, ख़ास तौर पे दिमागी माजूरीन के लिए। आप एक स्कूल बना रहे हैं, आप एक मस्जिद तामीर कर रहे हैं, आप एक मदरसा बना रहे हैं, आप बिल्कुल करते रहिए सर, लेकिन ये एक इतना बड़ा शोबा है जो सबसे ज़्यादा माजूर बच्चे आज मुसलमानों में ही पाए जा रहे हैं। ये एक चैलेंजेस है, इसकी वजूहात के ऊपर मैं ऑलरेडी अभी, जैसे आपने कहा क्या कर रहे हैं, तो जिस तरह से हमारे पास काफ़ी इंटर्नशिप के स्टूडेंट आते हैं, अभी इस पर रिसर्च करने का काम हमारा जारी है कि आखिर ये बच्चे होते ही क्यों हैं और इसकी वजूहात क्या है, चाहे वो न्यूट्रिशंस के इश्यूज़ हो, चाहे ब्लड रिलेशंस में शादी हो, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उम्मीद ये कोशिश करता है कि किस हद तक हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि माजूर बच्चे, सर हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस है कि वालिद छोड़कर चले गए, बोले क्यों, बोले माजूर बच्चा पैदा हुआ, वालिदा छोड़ करके दूसरी निकाह कर ली कि बच्चा स्पेशल है। कई बच्चे ऐसे हैं सर कि जिनके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं, जिनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं सर कि एक घर में 4 बच्चे हैं सर, मैं 3 नहीं, मैं 4 बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो मुमरा में भी है, मुंबई में भी अवेलेबल है। पेरेंट्स मुझसे जब मिलते हैं, उसके घर वाले, वो कहते हैं सर घर में कोई भी लेडीज़ नहीं है, 3 बच्चियाँ हैं सर, बताइए उसका क्या करें हम लोग। जिनकी उम्रें 15 साल, 18 साल, 12 साल, वो कहते हैं सर कि किस तरह से हम कवर करें, हम बाहर काम करने जाएं या इनको संभालें। तो आपने वो बात कही सर जो मेरी, यानी हमारी उम्मीद की ये बहुत एक आखिरी मरहला है। अब तक तो हम स्कूल चला रहे हैं, एक आखिरी हमारा मिशन ही यही कि किसी तरह से इन बच्चों का एक रेसिडेंस स्कूल बन जाए, जिसमें ये बच्चियाँ, ये बच्चे जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जहाँ इनको रखे, इनको संभाले। लेकिन सर आप बात समझ सकते हैं कि हमारे माशरे का ये हाल है कि बहुत तंग नज़र से इनकी तरफ देखा जाता है। जो हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं सर मेरी सास, मेरे भाई, मेरी बहन कहते हैं कि ये बच्चे तो ना डॉक्टर बनेंगे ना इंजीनियर बनेंगे, तो आप क्यों इसको स्कूल ले जाते हैं, ये क्या ऐसा काम करेंगे कि जो कुछ रेजोल्यूशन लेकर आएंगे, जो समाज में कुछ करेंगे।
बट सर मैं इसकी एग्जांपल भी आपको दे रहा हूँ सर, जैसे मैंने कहा कि हमारे स्कूल के ही बच्चे सर आज माशाल्लाह डीएड कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ज़मीर ढाले का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर, जो 100% नाबीना है, जो बोल सुन नहीं सकता है, पूना का रहने वाला है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ज़मीर ढाले जी, इनके वालिद जो है बेचारे जो है वो वेजिटेबल वेंडर है सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर, 70,000 उसको तनख्वाह है। जो बोल सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता है सर, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो हमें नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है सर। हमें हमारी फैमिली जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करे कि एक तो हमारा बच्चा माजूर है, उसको एक अलग निगाह से देखा जाए, उसे सपोर्ट किया जाए, कुछ नहीं तो सर कम से कम वो अपना काम खुद कर सके, इस काबिल बनाने की कोशिश हमेशा उम्मीद करती है। और मैं एक ही बात कहूँगा सर कि समाज ये देखता है कि जो लोग तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, जो अच्छे मार्क्स निकालते हैं, पेरेंट्स हो चाहे डोनर्स हो, उनका नज़रिया ये है कि इन पे खर्च किया जाए। क्यों? क्योंकि समाज को रिवर्ट करेंगे सर। लेकिन वो बच्चे तो 20% है, 80% बच्चे तो वो भी है जो सर बेचारे बहुत स्लो लर्नर्स है। वो बच्चे हैं जिनको समाज में सपोर्ट नहीं है। उनमें से सर मैं भी एक हूँ। मैंने म्यूनसिपल स्कूल से तालीम हासिल की। मैं कभी जो है हाई परसेंटेज नहीं गेन कर पाया, क्योंकि उस वक्त भी मैं सड़कों पर यानी दूध देता था। न्यूज़पेपर जैसे इनकलाब कह रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है सर, क्योंकि मैं इनकलाब भी घर घर जाकर देता था पूरे मुमरा में। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक जर्नी है। लेकिन जब तक हम नज़रिया ये चेंज नहीं करें कि हम उन्हें स्कॉलरशिप भी दें जो बेचारे कम मार्क्स निकालते हैं, हम उन्हें भी सपोर्ट करें जो समाज का कोई हिस्सा नहीं है। जैसे मैं अगर अपने समाज में घूमता हूँ, कहता हूँ सर मुझे कंप्यूटर चाहिए, तो लोग मुझ पर हंसते थे, बोले सर ये माजूरों को आप क्या टेक्नोलॉजी सिखाना चाहते हैं। लेकिन आज हमारे बच्चे सर माशाल्लाह कंप्यूटर चलाते हैं, फेसबुक अकाउंट है, उनकी आईडीज़ अवेलेबल है और आज नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ बच्चियां तो इस कदर हो चुकी है सर कि जिसके माशाल्लाह निकाह हो गए। उम्मीद का अगला प्रोग्राम या अगला हदफ क्या है? जो आपने बताया कि आप एक शेल्टर होम का आपका मंसूबा है और ये सारी चीज़ें, तो इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप, कुछ बताना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा सर कि एक तो ये कि उम्मीद जो है एक स्कूल तो शुरू करने जा रही है जैसे तंगदाड़ में कन्फर्मेशन से। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मुंबई में इदारा जो है ये बन जाए, चूँकि काफ़ी फ़ोन्स हमें आ रहे हैं मुंबई से कि ऐसे स्पेशल बच्चे सर उसे सपोर्ट की ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से ये स्पेस मिल जाए हमको। एक तो वो, दूसरी बात ये है कि एक शेल्टर जैसे मैंने बताया आपको, एक वो है, और बीएड कॉलेज, इन माजूरों के लिए बीएड कॉलेज। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ कि अक्सर बच्चियाँ जो है सर जो है वो या तो इंजीनियर्स की तरफ बोलते हैं या तो सीधे कहते हैं कि सर हमें बीएड कर देना है, हमें टीचर बनना है। लेकिन मैं वो तमाम बच्चियों से, उन बच्चों से सर गुजारिश करूँगा कि वो स्पेशल बीएड भी बने सर। अच्छा। वो स्पेशल इस वर्क में आ जाए सर। बहुत सारी ज़रूरतें हैं हमारी इस समाज में आप लोगों की, एक तो एडुकेट और दूसरा जो है स्पेशल टीचर्स। अगर नाबीनाओं के टीचर बन जाइए आप जो है डफ एंड म्यूट के बन जाइए, यानी जो बेचारे बोल सुन नहीं सकते, साइन लैंग्वेजेस आप सीख ले। अगर बाकायदा इसका भी बीएड होता है सर, 2 इयर्स का, 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है। माजूरों के जो खेलों के मुकाबले होते हैं तो वो खिलाड़ी भी बन सकते हैं, तो इस ज़िम्न में आपने कुछ काम किया हुआ या कुछ कर रहे हैं? बहुत आपने मेरी बात जो कही, इसी साल से हम लोग इनिशिएटिव कर रहे हैं उम्मीद स्पोर्ट एकेडमी ओनली फॉर डिफरेंटली एबल्ड। अच्छा। और काफ़ी इसमें हमारी शुरुआत हो चुकी है। हमारे बच्चे, अभी एक बच्चा तो ऐसा है जो बेहतरीन स्विमर्स बन गया है, जो थाना में प्रैक्टिस के लिए जाता है। तो एक तो एकेडमी, स्पोर्ट एकेडमी, दूसरा स्कूल, तीसरा स्किल डेवलपमेंट जो मैंने कहा, जो अंजुमन के लिए हमें जगह मिली है, और तीसरा शेल्टर्स। बट सर ये तमाम काम तो हेड लिस्ट पे है हमारे, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब तक इसमें अच्छे लोगों का ताउन ना हो, इस मिशन में साथ में शामिल ना हो, तो सर ये पॉसिबल नहीं है कि इसको हम उस लेवल पर लेके जा सके सर। नहीं, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि जब आदमी की नीयत हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। और आपने जो कुछ बातें बताई, नाजरीन तक वो बातें पहुंचेगी, समाज तक वो बातें पहुंचेगी। और मुझे नहीं लगता कि समाज इतना कठोर दिल है कि वो आपके इतने अच्छे अज़ाइम को जाने और वो चुप रहे। मैं कहता हूँ आप एक कदम बढ़ेंगे, समाज
10 कदम बढ़ाए। आखिरी में यही मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमने इतनी अच्छी सारी गुफ्तगू की, आप कोई पैगाम समाज के नाम, अपने जैसे लोगों के नाम जो समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा कोई पैगाम, ऐसा कोई मशवरा जो आप देना चाहें इनकलाब के प्लेटफॉर्म से? सर सबसे तो पहले मैं उस तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को एक मैसेज देना चाहूँगा सर, क्योंकि बड़ी मेहनत से बेचारे वो शुरुआत करते हैं, कुछ फ्रेंड्स मिल करके, कुछ सोच करके, और वो एक लेवल पे आते हैं वो बंद हो जाते हैं। उनसे सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सर अपने अज़ाइम को जारी रखें और अपने डॉक्यूमेंट को ओके करें, ना कि वो ऐसे जितने भी इदारे हैं, जितने भी इदारे चल रहे हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट को, प्रोसेस को कंप्लीट करें और CSR की तरफ लुक करें, देखें। जहाँ करोड़ों रुपए आपको नज़र आएंगे, आइडियाज़ की कमी है, आइडियाज़ आप देंगे, 100% आपकी CSR के ज़रिए मदद हो पाएगी। एक दूसरी सबसे अहम बात कि जो लोग सही मानों में समाज में वर्क कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, सबको नेगेटिव निगाह से भी नहीं देखना चाहिए। जैसे आज हम भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नेगेटिव नहीं कहते हैं, लेकिन आपको आपका काम करते रहना है, बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी से करते रहना है, चूँकि आपको जवाब अल्लाह को देना है। जो मेरी सोच हमेशा रही है कि सर्टिफिकेट हमें अल्लाह को दिखानी है, एक जारी वो रखें, अपना काम जारी रखिए, खुद ब खुद आपका काम ही आपकी सिफारिश करता रहेगा, आप कामयाबी की तरफ जाते रहेंगे। तीसरी सबसे अहम बात जो हमेशा मैंने सीखी है अपने बड़ों से, कि हमेशा हमारा मिजाज सर ये रहा कि हमेशा हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को तंबीह करते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि हर फर्द ये आज ये फ़ैसला कर ले कि मुझे अपने अंदर जो बुराइयां हैं, जो खामियां हैं, उसे दुरुस्त करनी है, अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसे दुरुस्त करनी है, हमारे अंदर जितनी भी यानी नेगेटिविटी है उसे दुरुस्त करनी है, तो इंशाअल्लाह ये समाज अपने आप सुधर जाएगा सर। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बड़े बड़े इस्लाही माशरा या बड़े बड़े प्रोग्राम करने की, क्योंकि हम खुद अपने आप को अगर सुधारने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह समाज सर अपने आप सुधर जाएगा सर। ये मेरा मैसेज है। बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब। नाज़रीन, ये थे परवेज़ फ़रीद साहब, उम्मीद फाउंडेशन के सदर और बानी, जिनके साथ हमने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की। दीवान ख़ास का ये सिलसिला यूं ही जारी व सारी रहेगा। इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नई शख्सियत के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।